अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं जो कि दूसरे शहर से हैं, लाहौर से नहीं है, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं या किसी भी शहर से हैं, अक्सर दूसरे मुल्क से देखी जा रही होती है। तो उनसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ये वीडियो शेयर करें। शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप जो भी वीडियो शेयर करते हैं, जो लोग, अगर आपको मसला नहीं है तो जो भी इस कंडीशन में मुब्तला होता है तो वो काइंडली अपनी वो जो है उनको शेयर करें ताकि वो अपनी कंडीशंस को देख सकें, डिस्कस कर सकें और उनको पता चल सके कौन से मसले हैं, उनका इलाज कैसे करवाना है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या सिविरिटी आती है। जी तो अच्छा जी, आज मैं बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने टाइम निकाल कर ये वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को मुख्तलिफ जो है कंडीशंस क्लियर हो सकें, उनका उनका इलाज, उनकी प्रिकॉशंस, उनके सिम्टम्स पता चल सकें और आप ये वीडियो टाइम टेकिंग होगी। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। इनमें बहुत सारी कंडीशंस जो हैं, अगर आपके किसी करीबी को मसले हैं तो आप उसके लिए बेहतर इलाज उसको बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं ये ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए बेहतर है, उसको बता सकते हैं तुम्हें ये एहतियात करनी चाहिए, उसे बता सकते हैं कि तुम्हारा मसला इस तरह से है। जी तो सबसे पहले अब मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जो हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले जो होगा वो लो बैक पेन को मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं शार्टिका को डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी प्लांटर fasciitis को। उसके बाद कॉक्सिडानिया को। उसके बाद फ्रोजन शोल्डर को। ये सारे जो है सीपी चाइल्ड क्या है, स्ट्रोक का पेशेंट क्या है, ये सारे टॉपिक मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि आपको इनके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो भी आवाम ये देख रही है वीडियो, जो भी लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चल सके कि उन्होंने इसका इलाज कैसे करवाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, इसको बेहतर कैसे करना है और क्या चीज उनके लिए सूटेबल यानी कि बेहतर रहेगी। तो जी सबसे पहले लो बैक पेन, कमर का दर्द बहुत ही आम है, अक्सर लोगों की क्यूरीज होती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और मैं उनकी रिस्पांस, सबकी क्यूरीज की रिस्पांस नहीं दे पाती, ठीक है। दूसरी बात ये कि कोशिश किया करें कि आप क्लिनिक विजिट किया करें अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट या मेरा मशवरा चाहते हैं, क्योंकि आपकी बताए हुए सिम्टम्स कॉल पर डिस्कस की हुई बात अलग होती है और आप अगर क्लिनिक विजिट करते हैं, क्लिनिक आते हैं, तो आपकी असेसमेंट वाले सिम्टम्स अलग होते हैं। तो ये चीज़ आती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी ये जो मेरा टॉपिक है लो बैक पेन है। लो बैक पेन यानी कि कमर का दर्द। बहुत सारे लोग कमर के दर्द में मुब्तला हैं, उन्होंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं, न्यूरो के पास गए हैं, औरतों के पास गए हैं, फिजियो के पास गए हैं, कायरो के पास गए हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमें कहीं से भी बेहतरी नहीं आई, आराम नहीं आया। अच्छा जी, मैं एक सबसे पहले एक ये तो ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि आप लोग किसी एक डॉक्टर को फ़ॉलो नहीं करते। आप लोग किसी एक डॉक्टर को फ़ॉलो किया करें, मुख्तलिफ डॉक्टर से ना कॉन्टैक्ट किया करें, कंसल्ट किया करें, क्योंकि जिसने आपको स्टार्ट में पकड़ा है वही आपकी बेहतरी करेगा, वही आपको बेहतर करेगा। उस पे एतमाद रखें, यकीन रखें और उसी से अपना ट्रीटमेंट जो है जारी रखें। लेकिन इसके साथ-साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद, क्योंकि अब लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी कंडीशन क्या है। आप लोग खुद स्टडी करके जाएँ, सर्च करके जाएं, गूगल से देखें, उसको गूगल से देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, हमारे सिम्टम्स क्या है और हमारे डॉक्टर ने हमें क्या बताया है, ठीक है जी। आप किसी पे, मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि अंधा एतमाद करें, लेकिन आप खुद भी फोकस करें और एक ही डॉक्टर को जो है अपना जो है उसी से ही अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा जी, लो बैक पेन को डिस्कस करते हैं। लो बैक पेन यानी कि कमर का दर्द। अच्छा जी, कमर का दर्द बहुत ही आम है। कमर के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। कमर के दर्द बहुत सारी कंडीशंस की वजह से होता है, जिनमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने झुककर उठने का काम किया और हम लोगों को जो है कोई एक अक्सर लोग कहते हैं कि एक साउंड ऐसी महसूस हुई और हम लोग वहीं पर बैठ गए, हमसे नहीं मूव हुआ गया, हमारी कमर बिल्कुल फ्रीज हो गई, एक पॉइंट पे बिल्कुल फ्रीज हो गई, ठीक है जी। ऐसा तब होता है आप लोग जब अपना झुककर उठने का काम करते हैं, आपका एंगल प्रॉपर नहीं होता, आप लोग नहीं देखते अपना आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप लोग नहीं देखते कि हमें कितना वेट उठाना चाहिए, आप लोग बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं
और देखिए जी, आप में अगर कैपेसिटी है ये तो बेहतरीन बात है, लेकिन आपकी स्पाइन जो है अल्लाह ताला ने नाजुक बनाई है, तो आप कोशिश करें कि उस पे इतना वजन ना डालें, उसको इतना मतलब मुश्किल में ना डालें। ठीक है जी। इसमें फेसर जॉइंट लॉकिंग आ जाती है। फेसर जॉइंट क्या होता है? ये आपके मोहरों के इर्द गिर्द छोटे छोटे से जॉइंट्स होते हैं जिनको अपनी जगह पे लॉक होना चाहिए, ये उनकी मूवमेंट होती है। लेकिन क्योंकि आप उसकी विग्रस टाइप की ट्विस्टिंग मूवमेंट कुछ ऐसी आ जाती है और आपका लॉक वो जो है प्रॉपर नहीं होता, और इसको हम लोग लॉकिंग बोल देते हैं कि वो फेसर जॉइंट मोबिलिटी नहीं रही और वो लॉक हो गया है, फ्रीज हो गया है एक जगह पर। अच्छा जी, ये था फेसर जॉइंट लॉकिंग का मसला, जो आपको एकदम से मसला आ जाता है और आप लोग एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसका इलाज भी बताऊंगी आपको, लेकिन इन सब कंडीशंस का इलाज बाद में मैं डिस्कस करूंगी। दूसरा मैं एक पॉइंट बता दूं आपको, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो है, अक्सर स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हम खेलते खेलते हमें करल पड़ जाता है, अकड़ाव आ जाता है। और जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी है हमारी, स्पैज्म आ जाता है। तो इसमें मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई थी मस्कुलर स्पैज्म में, आप चैनल पे देख सकते हैं, आप वीडियो को क्लिक करके मजीद उस पर अपनी जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मेन बात बताती हूँ, इसमें आपके कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से आपको स्पैज्म यानी कि करल पड़ते रहते हैं, आपको ऐसा मसला आता रहता है। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक जो है बहुत ही मेन है, वो है डिस्क स्लिप का। डिस्क स्लिप का पूछते हैं लोग कि ये डिस्क स्लिप क्या है, डिस्क स्लिप कितनी सिवियरिटी हो सकती है, डिस्क स्लिप वापस अपनी जगह जा सकती है, डिस्क स्लिप मजीद कितनी। हाँ जी, तो डिस्क स्लिप के कुछ लेवल होते हैं, मतलब ये मैं आपको आम ज़बान में बता सकती हूँ कि पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, उसकी सिवियरिटी उनके लेवल पे डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब इसमें बता दूंगी, जो चौथा लेवल है उसमें जो सर्जरी कंपल्सरी है, उसमें कोई फिजियोथेरेपिस्ट कायरोप्रैक्टिस सेशन से रिकवरी नहीं आनी, किसी सेशन से रिकवरी नहीं आनी, दवाइयों से रिकवरी नहीं आनी, जस्ट उसमें सर्जरी होगी। अच्छा जी, पहला लेवल मैं बता दूं, प्रोट्रूजन, ये वापस जा सकता है, इसको अपनी जगह वापस कर सकते हैं। दूसरा लेवल आप लोगों ने बहुत सुना होगा बल्ज का, डिस्क बल्ज। अक्सर लोग करते हैं जी L4 L5 की L4 L5 का मसला है। अब L4 L5 का मसला उनको आम ज़बान में पता होता है, दरअसल उसके दरमियान की जो डिस्क है वो बल्ज है, उसकी हर्निएशन है या ऐसा कोई मसला है। तो L4 L5 का मसला ये होता है कि उसकी जो डिस्क है, डिस्क होती क्या है, डिस्क जो है आपके दोनों वर्टिब्रा यानी दोनों मुहरों के दरमियान एक जेली टाइप फ्लूइड होता है, कुशन टाइप फ्लूइड होता है, जो आपको एक कुशन प्रोवाइड करता है, एक स्पोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी मूवमेंट में, आपकी एक्टिविटी में। तो जी, इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। इसके स्लिप हो जाने से मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि आपकी जो नसें निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं आपकी मोहरों से, ये उस पे दबाव डालती है, उस पे इम्पिंजमेंट कॉज करती है। उसकी इम्पिंजमेंट की वजह से आपको जो है दर्द आता है, दर्द रेडिएट करता है और अक्सर लोगों का रेडिएट नहीं करता। ठीक है जी। बल्ज, अच्छा ये होता क्या है कि अगर तो डिस्क आपकी इम्पिंजमेंट कॉज नहीं करती तो कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जो स्लिप हुई होती है वो आपको ना नुकसान पहुंचाती है ना ही कोई फायदा पहुंचाती है, वो ड्राई हो जाती है। लेकिन नुकसान वो तब पहुंचाती है ये जब आपकी नसों पे दबाव कॉज करती है, नसों को इम्पिंजमेंट में करती, मतलब नर्व इम्पिंजमेंट, जो आम जबान में आप लोगों को पता चल रहा है कि नस वहां पे दब जाती है, तो तब इसका मसला आता है। लेकिन अगर नस को ना दबाए, काफी लोग जो है डिस्क स्लिप के साथ चल रहे होते हैं लेकिन उन्हें इंटीरियर स्लिप होती है, उन्हें सिम्टम्स नहीं आते क्योंकि उनकी इम्पिंजमेंट कॉज नहीं होती। अच्छा जी, तो ये इसकी टाइप्स थी डिस्क स्लिप की। और डिस्क स्लिप जो है मजीद अगर हम लो बैक पेन की बात करें तो लो बैक पेन में डिस्क स्लिप की वजह से शाटिका आता है, मोस्ट कॉमन है। शाटिका को मैं मजीद डिस्कस करती हूँ, अभी लो बैक पेन का मैं एक दो टॉपिक और डिस्कस कर लूँ जी। तो इसके बाद जो है, ये तो डिस्क स्लिप का एक कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया। इसके मजीद सिम्टम्स आते हैं बहुत सारे, अक्सर मुख्तलिफ लेवल के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनके मुख्तलिफ इलाज होते हैं। तो जी उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि जी मोहरों का आगे पीछे हो जाना। अक्सर लोगों को स्पॉन्डाइलोलिसिस इसको बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। ये आपके जो मोहरे यानी कि जो हड्डियां हैं उनका अपना मसला जिसको हम बोल सकते हैं। कुछ मसलों में उनकी नोकें बन जाती हैं, कुछ मसलों में जो है आपका वो जो वर्टिब्रा है यानी कि वो आगे की तरफ चला जाता है, कुछ मसलों में पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये कुछ में जो है आपके मोहरों के दरमियान की स्पेस, खला का मसला आ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका हमारा जो खला का मसला है,
स्पेस रिड्यूस हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो ये ऐसे मसले आते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा डिस्क स्लिप और मोहरों से रिलेटेड। अच्छा, इसमें शाटिका क्या होता है? शाटिका बहुत लोगों को ये मसला होता है। शाटिका के सिम्टम्स बताना चाहूँगी। शाटिक नर्व को, उसकी इम्पिंजमेंट को, ये सबसे मेन नर्व होती है जो हमारी टांगों को सप्लाई की होती है। इसकी मज़ीद फिर ब्रांचेस बन जाती हैं आगे जाके मुख्तलिफ, लेकिन ये एक मेन नर्व है जो हमारी दोनों टांगों यानी कि दोनों लिम्ब को जो है सप्लाई करती है इसकी ये। अच्छा, इसमें होता क्या है, नस करती क्या है? नस में जो है सेंसरी मोटर सप्लाई होती है, और ये आपकी जो है जैसे कि मजीद जो अगर मैं आम ज़बान में बोल सकूं कि पट्ठों की जो मूवमेंट है वो करवाती है। आपकी सेंस यानी कि अक्सर लोग कहते हैं सुइयां चुभना, सुन हो जाना, ये सारे मसले आ रहे हैं, तो ये सब इस नस के मसले की वजह से आते हैं। ये नर्व आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करती है कि इसमें इम्पेंजमेंट है, यहाँ पर मसला है, इस फलां जगह पे मसला है, इसको ठीक करवाएं जी। तो इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो खून की गर्दिश है वो प्रॉपर नहीं होती, आपके मसल्स बहुत स्टिफ होते हैं। तो इस वजह से अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा जो शाटिका का मसला नहीं है क्योंकि हमारा कमर से नहीं निकल रहा, हमारा टांग के अगले हिस्से या पिछले हिस्से से निकल रहा है, हमारी नी से प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका शाटिक नर्व पूरी टांग तक सप्लाई कर रही होती है। हो सकता है कि उसका दबाव आपको घुटने से आ जाए, आपको थाई के अगले हिस्से से आ जाए, आपको पिछले हिस्से से आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपको कमर से ही वो शाटिका पे इम्पेंजमेंट आए। अच्छा जी, एक दूसरा प्रॉब्लम है पेल्विक टिल्ट का। अक्सर जो आपके हिप बोन है, जहाँ जहाँ आप डिम्पल में महसूस करते हैं, टच करते हैं, आपको पता चल रहा होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका जो है पेल्विक है, हिप बोन है, उसके टिल्ट हो जाने की वजह से आपको टांग भी बड़ी छोटी महसूस होती है, आपको लेवल अपना इवन महसूस नहीं होता, आपको शोल्डर्स अपने इवन महसूस नहीं होते। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप या तो अपने शू की पोजीशन ठीक नहीं है, आपकी वॉक की पोजीशन ठीक नहीं है, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी विग्रस टाइप की एक्टिविटी है, आप एक टांग पे बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। आप पॉकेट में अपने वॉलेट रखते हैं, ठीक है, ये एक मेन कॉज होती है मर्द हजरात में जो अपनी पॉकेट में वॉलेट रखते हैं और फिर बैठ जाते हैं, या फिर आप जहाँ पे बैठते हैं उस सीट का लेवल इवन नहीं है और आप एक ही साइड पे जो है बार बार कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं, तो ये आपका पेल्विक टिल्ट का मसला तब आता है। तो जी पेल्विक टिल्ट टाइम टेकिंग है, ये जल्दी ठीक नहीं होता, इसके लिए आपको सेशंस चाहिए होते हैं, आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर चाहिए होता है। अच्छा जी, अब ये जो मैं कंडीशन डिस्कस कर रही हूँ इसमें देखिए जी, अगर तो आप सोचेंगे दवाइयाँ खाकर हम लोग ठीक कर लेंगे, उस चीज को ठीक कर लेंगे, उस लेवल को फिक्स कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दवाइयाँ उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है जी। एक लेवल होता है सर्जरी का, सर्जरी भी मैं चाहूंगी कि आप उस पॉइंट पे करवाएं जहां पर आप से बेयर नहीं हो पा रही कंडीशन, आपके मजीद सिम्टम्स आ गए, आपका कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई कायरोप्रैक्टर जो है उसको नहीं कर पा रहा। अच्छा जी, तो तब जाके आप सर्जरी की तरफ आए। दवाइयाँ जस्ट आपको सेडेटिव इफेक्ट देंगी। अगर आपके मोहरों का मसला है, डिस्क का मसला है, ये सारे मसले हैं, तो यहाँ दवाइयाँ आपको टेम्पररी रिलीफ देंगी, इनको ठीक नहीं करेंगी। आपने मोहरों की शेप को, उस हड्डी को चेंज करना है, उसको मॉडिफाई करना है, इसके लिए आपको स्पेशली जो है ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, ये आपके लिए कंपल्सरी होता है। अच्छा, आप ऐसा करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी हम मालिश करवाते हैं, हम वर्जिशें करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने यूट्यूब से वर्जिश देखी, वो देखा, ये देखा। तो अक्सर आप लोग जो एक्सरसाइज देखते भी है ना, तो उसका वैसा एंगल आप लोग करते नहीं है, बल्कि उसका ऑपोजिट एंगल कर देते हैं। आप उसको ऑपोजिट एंगल कर देते हैं जिसमें आपको मजीद जो है मसला आ जाता है, उसकी रिकवरी नहीं आती, मजीद मसला आता है। ठीक है जी, ये मेरा जो टॉपिक था ये लो बैक पेन का था, और मैंने एक शाटिका को इन्हीं टॉपिक्स पे मैंने बहुत सारे अपनी इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन मेरा मकसद आज की वीडियो का ये था कि जो भी एक वीडियो देखिए उसको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसे ये सारे मसले पता चल जाए और क्लियर हो जाए, और ताकि वो बेहतर से बेहतर हो सके, उसको पता चल सके कि उसने क्या करना है, कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेहतर है, कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए बेहतर नहीं है। तो जी ये था हमारा लो बैक पेन का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको शाटिका भी बता दिया है, लो बैक पेन की बहुत सारी चीजें बता दी। अब मैं बात बताती हूँ आपको कॉक्सिडाइनिया, यानी कि टेल बोन पे मसला, कॉक्सिक बोन पे मसला, दुमची की हड्डी पे मसला। तो टेल बोन यानी कि कॉक्सिडाइनिया होती क्या है, इसका दर्द क्यों आता है, इसमें इसकी सिवियरिटी क्या है और इसमें होता क्या है।
अक्सर लोग कहते हैं कि हम बैठते हैं, हम सख्त जगह पे नहीं बैठ पाते, हमें हमारी टेल बोन पे दर्द यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं, कुछ ख़वातीन कहती हैं हमें हमारी डिलीवरी के बाद ये मसला स्टार्ट हो गया। अक्सर ख़वातीन को ये मसला होता है डिलीवरी के बाद। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको जो है टेल बोन पे प्रॉब्लम आ जाती है। अभी एक टेल बोन एक छोटा सा हिस्सा है दुमची की हड्डी की, मैंने इस पे भी एक अलग से टॉपिक बनाया है। अगर आप वो इस पे मजीद इसको देखना चाहें तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसमें होता क्या है, अक्सर लोगों का टेल बोन एक ऐसा है, ये डिफ्यूज्ड बोन है, मतलब वर्टिब्रा तो अलग अलग है, उनके अंदर डिस्क है और उनके मजीद नर्व्स निकल रही हैं, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है वो डिफ्यूज है, मतलब वो जुड़ा हुआ है, वो फ्यूज्ड है। और उसमें ऐसा है कि जो लास्ट पार्ट है, मतलब वो सारी उसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोगों को कॉक्सीडायनिया का प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद आता है, ख़वातीन को अक्सर लोगों को तब आता है जो बहुत ही सख्त जगह पे बैठ रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें जख्म हो जाता है सख्त जगह पे बैठने की वजह से, और उन जख्म की वजह से आपको मसला आता है। कुछ लोगों का लेवल आगे पीछे हो जाता है, पोजीशन वो उस एक छोटे से पार्ट की पोजीशन आगे पीछे हो जाती है। कुछ लोगों का वो लेवल टूट जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है और वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ आ जाता है। तो ये फिर आपको कॉक्सीडायनिया का मसला कॉज करता है। कॉक्सीडायनिया का ट्रीटमेंट क्या है? कॉक्सीडायनिया की ये सब मल्टीपल कॉजेज हैं। सबसे पहले तो आपने एहतियात करनी है कि आपने हार्ड सरफेस पे नहीं बैठना। डोनट कुशन होगा, आप डोनट कुशन का इस्तेमाल करें, आप उसका इस्तेमाल करें, उस पे बैठें, हर वक्त कोशिश करें। कभी भी कुछ इमरजेंसी कंडीशन में भी आप हार्ड सरफेस पे ना बैठें। अब जहाँ मैंने टिश्यूज के इन्फ्लेमेशन की, जख्म की बात की है, तो यहाँ पर कुछ मोडलिटीज होती हैं, हम लोग की मशीनें होती हैं जो कि उसको जख्म को हील किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको दर्द से आराम आ जाता है। लेकिन इसकी ये जितनी भी कंडीशन मैं बता रही हूँ कि आपके कुछ सेशन देखें जी, आप कुछ कंडीशन होती हैं टाइम टेकिंग, जिसकी 3-4 महीने लगते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी एक डॉक्टर को 3-4 महीने तक फॉलो कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, अगर नहीं कर सकते तो इसको एटलीस्ट आप लोग घर पे करें। अक्सर मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं जी हमारे पास टाइम बहुत कम है, उनकी कंडीशन इतनी इतनी सीवियर किस्म की होती है, वो कहते हैं जी 2 दिन है, 3 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है, हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई इस शहर का है तो वो कहता है जी 20 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं फॉलो कर सकते। तो ये देखिए, अगर आप लोग क्लिनिक को विजिट नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट ये सब चीजें घर पे करें, घर पे करें, ताकि 3-4 महीने तक करें, ताकि मजीद मसला खराब ना हो और बेहतरी आपको आ सके। जी, तो ये दूसरा एक पॉइंट था कॉक्सीडायनिया, इसमें भी आपको काफ़ी पता चल गया होगा। अगर मज़ीद इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो अपनी जो है हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और बेहतरीन बात ये होगी कि आप लोग विज़िट कर लें। अगर आप विज़िट कर लेंगे तो जो असेसमेंट आपकी तब होगी वो आपकी कॉल और मैसेज पे वैसी प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है वो है प्लांटर fasciitis। अक्सर लोग बोलते हैं, ख़वातीन बहुत इस कंडीशन में मुब्तला होती हैं कि जी हमें हील में पेन है, पाँव के निचले हिस्से में दर्द है, और हम मतलब चल रही थी, वॉक कर रही थी, वॉक करते करते एकदम से दर्द निकला और हम लोग उसके बाद नहीं चल सके, और वो दर्द मज़ीद बढ़ता गया। हमने बहुत डॉक्टर से राब्ता किया, और कुछ डॉक्टर्स ने हमें इंजेक्शन लगा दिए, और कुछ डॉक्टर्स ने पीआरपी कर दी, कुछ डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी आपने चलना नहीं है। अगर तो किसी डॉक्टर ने कहा है कि चलना नहीं है तो उसने वो बड़ी बेहतरीन बात बताई है कि आपने उस वक्त जो है आराम करना है। प्लांटर fasciitis में क्या होता है, इसकी मल्टीपल कॉजेज होती हैं। अक्सर लोगों को बोनी स्पर्स बन जाने की वजह से, यानी कि बोन की नोकें बन जाती हैं, हड्डी की नोकें बन जाती हैं। पाँव में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, छोटी-छोटी सी हड्डियाँ होती हैं, उसकी हड्डी की नोक बन जाने की वजह से, और वो नोक आपका जो फेशिया है, यानी कि पाँव का जो सोल जिस पे हम लोग चलते हैं, उस पे जो है नोक जब लगती है आपकी उस हड्डी की, तो आपको ज़ख्म बन जाता है,
यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसको ठीक करवाना ज़रूरी होता है। और इसके लिए बेहतर होता है कि आप लोग जो है रेस्ट करें, अपने पाँव की पोजीशन को इतना ज़्यादा ना करें। आप लोग कोशिश करें कि उसको हील होने दें, उसका अपना जो आपकी बॉडी का इम्यून। अब इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो एक काम आपका 15 या 20 दिन में होना है या 1 महीना या 2 महीने में होना, डॉक्टर उसको जो है जल्दी एक सपोर्ट प्रोवाइड करके उसको इनहैंस करते हैं, उसको बेहतर करते हैं। अच्छा जी, तो ये प्लांटर फिशाइटिस की एक वजह थी। दूसरी वजह प्लांटर फिशाइटिस की, अक्सर लोग चलते चलते उनका पाँव टेढ़ा हो जाता है। उनका पाँव या तो चलते चलते टेढ़ा हो जाता है या फिर वो जूता ऐसा इस्तेमाल करते हैं या अपना पोस्चर ऐसा रखते हैं कि पाँव की पोजीशन सीधी नहीं होती है, तो इस पोजीशन सुपिनेशन या प्रोनेशन होती है। मतलब हील की वो कोशिश, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि या तो अंदर वाली साइड पे दबाव डाल रहे होते हैं या फिर बाहर वाली साइड पे दबाव डाल रहे होते हैं। तो ये भी एक कॉज होती है प्लांटर फिशाइटिस की। अच्छा जी, एक दूसरी कॉज है प्लांटर फिशाइटिस की जो बड़ी मोस्ट कॉमन है, खवातीन में बहुत ज्यादा है, वो है उनके हील वाले जूता पहनने की वजह से। वो हील्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। तो खवातीन जो है हील्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। हील्स का इस्तेमाल करने की वजह से उनके जो है मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारे पाँव में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। या तो वो उसकी पोजीशन को ऐसे कर लेती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं, वो हड्डियां इकट्ठी हो जाती हैं, उनका जो फेशिया है उस पे जाहिर सी बात है आप हील मतलब मजीद उस चीज को फोर्स करते जा रहे हैं, उस आर्च को फोर्स करते जा रहे हैं, अपने पाँव को फोर्स करते जा रहे हैं कि खराब हो जाए खराब हो जाए, और एकदम वो खराब हो जाता है। फिर जस्ट वो पाँव खराब नहीं होता, वो आपकी नी को भी इफेक्ट करता है, आपके पेल्विक टिल्ट को भी इफेक्ट करता है, आपके हिप बोन को इफेक्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके स्पाइन को इफेक्ट करता है। तो हील्स वाले जूते जो बहुत ज्यादा हील्स का इस्तेमाल करती हैं, कोशिश किया करें कि इससे परहेज करें, एहतियात करें। अच्छा, मैं इसमें कुछ चीजें बताती हूँ कि कुछ अगर मैं बोलूँ कि 1 इंच जो है हील का इस्तेमाल करना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो अब एक कंडीशन है फ्रोज़न शोल्डर, उसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छा जी, इसको कंधा जाम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी पेशेंट अपनी शोल्डर की मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा वो शोल्डर यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, इससे ऊपर नहीं जाता। अच्छा जी, शुगर के पेशेंट जो है, इसकी इस पे भी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है। मज़ीद अगर इस टॉपिक पे भी आपको डिटेल में जानना है तो काइंडली उस वीडियो को देख लें। अच्छा जी, इसमें होता क्या है कि हमारे कंधे के अंदर जो गूदा है वो जाम हो जाता है, स्टक हो जाता है, और इस वजह से आपका कंधा फिर ऊपर नहीं जा पाता। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं और वो कॉजेज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं, उसकी वजूहात वहाँ डिस्कस की हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा बाजू यहाँ तक आता है, यहाँ पर पेन आती है, जैसे ही ऊपर जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम कहते हैं कि आपका जो है एक लेवल पे शोल्डर में इम्पिंजमेंट जो नसें गुजर रही हैं वो दबाव में आएंगी, और फिर जब आप ऊपर करेंगे वो निकल उनका वो जब इम्पिंजमेंट खत्म हो जाएगी तो फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप बेहतरी महसूस करेंगे। अच्छा जी, ये है शोल्डर फ्रोजन शोल्डर के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट है, इसके सेशंस होते हैं। आप जस्ट इसको दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते, आपको प्रॉपर इसको फिक्स करवाना है, इसको मतलब खोलना है, इसको खुलवाने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसमें दवाइयाँ खाने की वो नहीं है, दवाइयाँ। हाँ जी, तो ये था शोल्डर से रिलेटेड कंडीशंस। अब है कुछ लोगों के गर्दन के मसले होते हैं। गर्दन के मसलों में भी सेम जैसे कमर के मसलों को मैंने डिस्कस किया है। गर्दन के मोहरे अलग होते हैं, C4, C5, C6। अक्सर उनमें डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम आ जाता है, उनके भी कर्व का मसला आ जाता है, और इस वजह से लोगों को गर्दन से एक साइड पे दर्द निकलता है या फिर दोनों साइड से दर्द निकलता है। या एक साइड से दर्द तब निकलेगा जब एक साइड की नसें दबाव में होंगी, दोनों साइड से तब निकलेगा जब दोनों साइड की नसें दबाव में होंगी। अच्छा, अब इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन थी मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि सीपी चाइल्ड क्या होता है। अक्सर बच्चे होते हैं जो पैदाइशी एबनॉर्मल होते हैं, उनकी एक साइड ठीक नहीं होती, उनको जो है उनके रिफ्लेक्सेस डिले होते हैं। सीपी चाइल्ड एक ऐसी कंडीशन है बच्चों को हम इसका इसका तरीका ये है, उसके इलाज का तरीका ये है कि सीपी चाइल्ड को अगर आप लोग ऐसे छोड़ देंगे तो ये जो है उनकी ज़िंदगी को स्पॉइल करने यानी कि ख़राब करने वाली बात होगी। कोशिश करें कि उनका ट्रीटमेंट करवाएं, उनके सेशंस करवाएं। उनका सेशंस इस तरीके से करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं उसको इन्हांस किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट उसको जो है अचीव करवाता है। फिर उनका लाइफ लॉन्ग जो है वो चीज़ें चलती रहती हैं ताकि वो उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सके, ताकि वो ज़िंदगी में ज़्यादा
चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सके, आगे जा सके। अच्छा जी, तो सीपी चाइल्ड है, इसको हम लोग इस तरीके से रिकवर करते हैं। एक और कंडीशन थी स्ट्रोक, यानी कि फालज का मरीज, फालज के बाद लोगों को पैराप्लेजिया हो जाता है, टांगें पैरालाइज हो जाती हैं, बाजू पैरालाइज हो जाती हैं, जिसमें वो लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं फोकस करते, वो नहीं कोशिश करते कि वो फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी में आए। एक क्योंकि हमारे माशरे की आदत है कि हम लोग जो है बहुत दूसरों पे नेगेटिव एक इम्पैक्ट डाल देते हैं कि अगर तुम्हें ये कंडीशन है तो तुम कभी नहीं कर सकोगे, कभी नहीं। तो उन पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ठीक से चल सकते हैं। बस थोड़ी सी कोशिश की देर है, थोड़े से समझौते की देर है, थोड़ी सी एहतियात की, थोड़े से इलाज की ज़रूरत है। तो जी इन कंडीशंस को रिकवर किया जाता है। इसमें होता ये है कि आपकी जो है आर्टरी में जो है क्लोट बन जाता है, ब्लड का होता है, या फिर फैटी डिपोजिशन की वजह से, या फिर एक हैमरेज कंडीशन होती है, उसमें खैर सर्वाइवल तो नहीं रहता। ये सब टाइप होती हैं स्ट्रोक की, और फिर वो आपको एक हिस्से में फालज जो है यानी कि एक हिस्से को पैरालाइज कर दिया जाता है, हो जाता है पैरालाइज, और ये फिर जो है कंडीशन जो मज़ीद उनको जो है मसले में डाल देती हैं, और उनकी जो है उनका जो है अच्छा इसमें होता ये है कि लोग फिर जो भी फालज का पेशेंट होता है ना, उसको एक मसला आता है, उसके कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, उसके जोड़ जुड़ जाते हैं, उसकी हड्डियां जुड़ जाती हैं। तो इसको मज़ीद इस मसले को बढ़ाने से बेहतर है कि आप उसको ठीक करवाएं, और इसको ठीक इस तरह से करवाएं कि जी आप अपने डॉक्टर से रुजू करें अपने पोस्चर को, ताकि बता सके आपका डॉक्टर कि अपने पोस्चर को कैसे रखें, उठें बैठें, लेटते वक्त कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन आपके लिए बेहतर है। तो जी ये स्ट्रोक के पेशेंट की कुछ ट्रीटमेंट के स्टेप्स थे उनकी। अच्छा, आप अगर इस कंडीशन में मुब्तला हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, आप ऐसे इन सब कंडीशंस में किसी भी मेंबर जो आपके करीबी हैं, इन सब मसलों में मुब्तला हैं, तो उनको ये शेयर ज़रूर करें ताकि वो इनसे उनको अवेयरनेस मिल सके। अच्छा, एक कंडीशन है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है? स्कोलियोसिस में जैसे कि हमारी मोहरों की, हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, खैर वो स्ट्रेट होती नहीं है, वो एस शेप होता है, लेकिन एस शेप भी वो उसके व्यू के अकॉर्डिंग होता है। स्कोलियोसिस में क्या होता है? जो शेप सीधी होनी चाहिए, जो हमें पता चल रहा होता है, हम हाथ लगा के कमर को टच करते हैं तो पता चलता है कि वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन स्कोलियोसिस में एस शेप उस वक्त वहां पर बन जाता है। तो स्कोलियोसिस भी ट्रीटेबल है, इसको भी आप रिकवर कर सकते हैं, नहीं कि आप दवाइयां खाते रहें, आप एक जो मसला है आप उसको पूरी जिंदगी लेकर चलें। अब जो है ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा आ गए हैं, बेहतर इलाज आ गए हैं, जिसमें आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी थेरेपिस्ट के ज़रिए, अपने थेरेपिस्ट के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ जो है कंसल्ट करके इसको कंप्लीट रिकवर करवाएं, अपने पोस्टर को बेहतर करें। तो स्कोलियोसिस वाले पेशेंट को हम लोग स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें रेकमेंड करते हैं, कुछ बेल्ट्स रेकमेंड करते हैं जो मज़ीद उनमें बेहतरी लाती हैं। बाकी जो हमारे क्लिनिक में होता है, 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, पेशेंट यहाँ आते हैं, हम लोग मल्टीपल थेरेपीज करते हैं, मुख्तलिफ थेरेपीज होती हैं, एडजस्टमेंट होती है, रिहाब सेशन होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, मुख्तलिफ थेरेपी होती है, जो मशीनों के ज़रिए, हाथों के ज़रिए, इन सब कंडीशन को हम लोग फिक्स करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये सारे मसले टाइम टेकिंग है, इसमें टाइम रिक्वायर्ड है, आपने इत्मीनान रखना है, कोशिश करना है कि आप इसको फॉलो वैसे ही करें, अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलें। जी, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अगेन एक मैसेज है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको जो है इसे समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, हमारा नंबर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हमसे कोई कंडीशन आपने डिस्कस करनी है, आप किसी भी कंडीशन में मुब्तला हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और फिर वही बात है कि अगर आप आ जाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका होगा। तो ये मैं बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।